हेलो बच्चों लोग, अभी तक मैंने बोला था ना कि सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के लिए रूल क्या था, आपको याद होगा। पुरानी क्लास में मैंने बोला था सबसे पहले कैटायन को रखते हैं और उसके बाद एनायन को रखते हैं, फिर उसके बाद उनके वैलेंसीज को इंटरचेंज कर लेते हैं विदाउट देयर चार्जेस, मतलब चार्जेस को भूल जाना है। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे रूल फॉलो नहीं होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है स्पेशल केस का एसीटेट आयन। देखो एसीटेट आयन जहां पे भी आपको दिखेगा ना, याद रखना ये रूल फॉलो नहीं करेगा। CH3COO माइनस ओके और HCOO माइनस, दैट मीन्स जहां पे भी कार्बोक्सिलेट ग्रुप आपको दिखेगा ना, ये COO माइनस और आगे कुछ भी लगाओ, ठीक है, तो उस केस में रूल फॉलो नहीं होने वाला है। ठीक है, उस केस में ये जो नेगेटिव आयन है वो पहले रखाएंगे और पॉजिटिव वाले बाद में रखाएंगे। तो यानी अगर मान लो मैंने बोला कि एसिटिक, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, तो CH3COO माइनस इधर और H प्लस इधर, तो इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा। वैसे ही आप सोडियम यहाँ पे रख सकते हो, आप जिंक रख सकते हो, बस वैलेंसी आपको क्या करनी रहेगी, इंटरचेंज करनी रहेगी। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको रूल बताया लेकिन मैंने कहा है कि कहीं कहीं वो रूल नहीं फॉलो होंगे, तो उसके लिए आपको बेसिकली कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शंस को लर्न करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिकल इक्वेशन। देखो पहले मुझे ये बताओ, केमिकल इक्वेशन से पहले केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी नॉर्मल मान लो कंपाउंड का नाम है, ठीक है, तो उसको सिंबल्स में अगर रिप्रेजेंट कर दिया गया तो वो क्या हो गया, फॉर्मूला। वैसे ही केमिकल इक्वेशन क्या है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे मान लो लिखा व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म वाटर, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो वर्ड है, अगर इसी को किस में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, केमिकल फॉर्मूला में, अलोंग विद साइंस की, मतलब भैया एरो के इधर वाला हो गया रिएक्टेंट, एरो के इधर वाला हो गया प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। सो दैट मीन्स हम डेफिनेशन के लिए बोल सकते हैं, इफ अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इनटू विच फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। किसके किसके लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, तो उनको हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों, आप अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बेसिक सा डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्टेंट क्या है, तो आप बोल देना द सब्सटेंस विच इज गोइंग टू रिएक्ट। कोई पूछे प्रोडक्ट क्या है, तो लिख देना आफ्टर द रिएक्शन वॉट एवर द थिंग्स इज फॉर्म्ड। रिएक्शन के बाद जो भी चीज बन रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोडक्ट। और एरो से पहले वाले को आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट, एरो से इधर वाले को क्या बोलोगे आप, प्रोडक्ट। बट एक चीज याद रखना, इस प्लस साइन का मतलब है कि ये इससे रिएक्ट हो रहा है, और प्लस लगा होता तो वो भी रिएक्ट हो रहा है, मतलब सब मिल रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद जो चीजें बनती हैं, अलग अलग कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं वो वहां पे मेंशन होगा। कितनी बातें आपको समझ में आ रही है बेटा, ओके। तो देखो ये सारे ना केमिकल इक्वेशंस के अलग अलग थे। जैसे ये भी एक वर्ड लिखा हुआ है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, उसका भी यहाँ पे टर्म मैंने लिख दिया है। सो आई होप बच्चों इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज व्हाट, दैट इज केमिकल रिएक्शन, और जो नीचे सिंबल्स और फॉर्मूले में लिख दिया दैट इज व्हाट, दैट इज केमिकल इक्वेशन। आई होप बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब केमिकल इक्वेशन के बंटवारों पे हम ध्यान देते हैं कि मतलब केमिकल इक्वेशन बटा कैसे। तो देखो इनके दो भाई थे बच्चों, ठीक, एक था स्केलेटन इक्वेशन, एक था बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन एकदम नया नया, मतलब सुधरा नहीं है, जैसे वैसे दिख गया। मतलब अगर कोई भी चीज प्रॉपरली बैलेंस ना हो, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उतने नंबर ऑफ एटम उस तरफ भी हो। उस तरफ का मतलब यहाँ पे है प्रोडक्ट साइड में भी हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर अभी मैं लूंगा, H2 प्लस O2, अभी मैं रुक जाओ आपको दिखा भी देता हूं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो ये बताओ बेटा ये क्या है, स्केलेटन है या बैलेंस है। तो ये स्केलेटन है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो एक ही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्केलेटन इक्वेशन। वैसे ही जब बात आएगी बैलेंस इक्वेशन की, तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम है हर एलिमेंट के वो क्या हो, इक्वल। जैसे अब यहाँ पे फिर से एग्जांपल ले लो, यहाँ पे N2 है, नीचे वाले को देखते हैं हम, N2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, ये भी 2 हो गया। देखो ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। इतनी बातें समझ में आई। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर सारे एलिमेंट क्या हो,
इक्वल हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। देखो अब मैं आपको ना इतने सारे रूल्स है मैं आपको नोट्स में दे दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है, बट मैं आपको अपना जुगाड़ बताता हूं कि कैसे किसी भी चीज को हम बैलेंस करते हैं। देखो मैं आपको सही सजेशन दूं, अगर आप किसी भी एलिमेंट को जा रहे हो बैलेंस करने तो सबसे पहले देखो कि किसके पास भैया सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है एक साइड में, दूसरे साइड में उधर भी बैलेंस करने की कोशिश करो। मेटल दिख जाता है उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करो, लेकिन करते कैसे, जैसे मान लिया आप लिखा है C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, तो मेरा पहला ध्यान किधर जाएगा, कार्बन 6 पे। अच्छा कार्बन इधर कितना है बेटा 6, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कार्बन के अंदर 6। देखो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर आप इन्वॉल्वेशन नहीं कर सकते, हमेशा बाहर से बताओगे कि आई एम मल्टीप्लाइंग विथ 6, आई एम मल्टीप्लाइंग विथ 5, कुछ भी, लेकिन अंदर नहीं। कई लोग कहेंगे सर C6O2 लिख दें बैलेंस हो गया, नहीं, वो रूल में नहीं है, फॉलो ही नहीं होगा, आप गलत कर दोगे। आपको क्या करना है, हमेशा CO2 के आगे ही उसे मल्टीप्लाई करना है। तो यानी यहाँ पे C6H6 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 6 लिख सकते हो। तो सोचो आपने अगर यहाँ पे 6 लिखा, मेरी बात समझना बच्चों, तो ये कार्बन हो गया 6, चलो ये तो मान लिया मैंने बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अब कितना हो गया आपके हिसाब से, ऑक्सीजन हो गया अब 12। अभी थोड़ी देर के लिए हम पॉज रहते हैं, ऑक्सीजन को हम देख लेंगे, लेकिन अब देखो दूसरा इसका जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे है 6, और यहां पर कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे है, पहले तो 2 था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 6। अब एक बार ध्यान से पहले जोड़ो, हमने जोड़ा तो ये हो गया 6 2 जा 12, हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस है, और 12 और 3 15। यहाँ पे लिखा हुआ O2 है, बताओ कैसे मल्टीप्लाई कर दो 15, पॉसिबल ही नहीं है। कई लोग कहेंगे सर 7/2 लिख दें, असंभव, आप कभी भी आधा 1.5 गुना मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। आप 10th में 9th में ये अलाउ ही नहीं है। चलो मान लिया अगर आप सीनियर सेक्शन में आओ, कभी आप BSc में जाओ, तब मैं बोल सकता हूं, लेकिन अभी कुछ अलाउ नहीं है, आप सिर्फ होल नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, सर इधर तो 15 है इधर तो 2 है, तो एक मेरा सजेशन मानना बच्चों, जब ऐसे सीन्स आए कभी भी कि बैलेंस ना हो, तो सिंपली इधर जितना है ना काउंट करने के बाद उतने का मल्टीप्लीकेशन इधर कर दो, तो कितना हो गया, 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखो प्रॉब्लम कहां पे आई, मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसके 30 होने से इन सब में भी चेंजेस आएंगे। कैसे, ये 15 था पहले, सब डबल हो गए, 15 से ये 30 हो गया। तो एक काम करो ना, कोशिश करो पहले देखो 6 से इसको भी हम डबल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर 6 को डबल किया तो ये 12 हो गया, वैसे 3 को डबल करते तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब ध्यान से काउंट करना, 12 कार्बन, अच्छा इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 कार्बन, यहां 12 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई था, 12 हाइड्रोजन। अच्छा 12 2 जा 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, ये भी कितना है 30। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहां पे लिखा हुआ Mg3N2 प्लस H2O गिव्स MgOH पे होल ट्वाइस प्लस NH3। पहला ध्यान, Mg सर यहां 3 है, ठीक है बच्चों, यहां पे भी 3 कर दो। सर नाइट्रोजन यहां पे 2 है, अच्छा बच्चों ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 काम हो गया हमारा। अब बचा कौन कौन, अब बचा H2O। पहले बताओ 3 मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, ध्यान से देखना, 3 तो ये 3 ऑक्सीजन इंटू 2, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 6। तो अगर ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया तो इसको 6 कम से कम बनाना पड़ेगा ना, तो हमने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, 6 2 जा 12। अच्छा यहां देखते हैं 3 2 जा 6 और ये 6, यानी ये क्या हो गया बैलेंस। बातें समझ में आ रही बच्चों, देखो इसके लिए बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी बैलेंसिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा नेक्स्ट इक्वेशन N2 प्लस H2 गिव्स NH3। पहला ध्यान, सर नाइट्रोजन 2 है, चलो बच्चों 2 कर दिया। अच्छा 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6, सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है, तो चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ, ऑक्सीजन लिखा हुआ, H2 बन रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, ओ बैलेंस। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो 4 कैसे करेंगे हम, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। पहला ध्यान, कार्बन यहां 6 है, यहां पे भी 6 कर दो, यहां हाइड्रोजन 12 है, इसको भी 12 कर दो। अब बचा क्या, अब बचता है ऑक्सीजन, तो भैया 6 2 जा 12
प्लस 6 18, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6 और प्लस 2, इनको मत छेड़छाड़ करो क्योंकि ये दोनों तो पहले से बैलेंस है। तो 6 यहाँ पर है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे कि ये भी 18 हो जाए, तो हमने इसको 12 बनाने के लिए जितने से भी हो सका पॉसिबल मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बातें बच्चों समझ में आ रही है ना। देखो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जितने पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूं उनको अच्छे से देख लेना। कई लोग आपसे पूछेंगे भी कि केमिकल इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें और हमको इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं, तो भैया अगर रिवर्सिबल होता है तो 2 एरो बना देते हैं। अपवर्ड साइन का मतलब कोई गैस रिलीज हो रही है, डाउनवर्ड साइड का मतलब कुछ ना कुछ सेटल डाउन या प्रेसिपिटेट हो रहा है। ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में एस, इसका मतलब उसका स्टेट बता रहा है सॉलिड। ऐसे लिखा हुआ है मतलब उसका स्टेट बता रहा है लिक्विड, और ऐसे बन रहा है तो इसका स्टेट बता रहा है गैसेस, और ऐसे बन रहा है तो उसका स्टेट बता रहा है एक्वस। इतनी बातें अगर आपको बच्चों समझ में आ गई हो तो हम एक और लास्ट टॉपिक जिस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सजेस्ट यही करूंगा कि अभी जितनी चीजें आपको पढ़ाई हैं उतनी चीजें पहले आप देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास में फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, थोड़े से न्यूमेरिकल आएंगे, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बच्चों इतनी चीजें आप अच्छे से देख लेना। थैंक यू।